हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5वां देख रहे हैं हम यहाँ पे विधायिका। और टर्म 2 के लिए तैयारी करने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के बनते हैं वो सारे आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप सिंह और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट। देखिए, आपकी जो पहली बुक है उसमें से 3 चैप्टर आएंगे, ये आपका टर्म 2 का सिलेबस है। और जो दूसरी बुक है उसमें से 3 चैप्टर आएंगे। तो कार्यपालिका वाला जो चैप्टर था ये आपका चैप्टर 4 है, ये आपका चैप्टर 5 है और ये चैप्टर 6 है। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। चैप्टर 4 करा दिया हमने, आज विधायिका को खत्म कर देंगे तो अपना एक ही चैप्टर बचेगा पहली बुक का, न्यायपालिका। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है टर्म 2 के लिए। अगर आपको पूरा चैप्टर विस्तार से देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर का लिंक दूंगा, आप वहां पे जाके पहले चैप्टर की वीडियो को देखो, चैप्टर को समझो, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि विधायिका से क्या अभिप्राय है। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका था। अब विधायिका जो है ये क्या काम करती है? विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है और न्यायपालिका का काम है विवादों को सुलझाना, न्याय करना। ठीक है, ये सब हम पहले से जानते हैं। तो चलिए विधायिका को समझते हैं। देखिए, विधायिका क्या है? जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, यानी हम जिसको चुनाव में वोट देकर जिताते हैं वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारा प्रतिनिधि होता है और वो जाके हमारी समस्याओं को फिर हम सदन में रखता है और कानून वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो विधायिका जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है। अब देखिए, विधायिका का काम केवल कानून बनाना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो आगे हम और देखने वाले इन वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना कि विधायिका कानून बनाती है और संघ की जो विधायिका है उसको संसद कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखें कि हमारे यहाँ पे सरकार जो है 2 लेवल की होती है। एक तो होती है संघ सरकार जिसको हम केंद्र की सरकार बोलते हैं, एक होती है राज्यों की सरकार। ठीक है, राज्य सरकार कहते हैं जिसको। केंद्र की जो विधायिका है इसको हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ठीक है, संसद के फिर सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरीके से हम राज्य की अगर हम विधायिका की बात करें तो ये होती है विधानसभा। इसको विधानसभा कहा जाता है, विधानमंडल भी कहा जाता है। और कुछ राज्यों में तो द्विसदनीय विधायिका होती है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, यह राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा कहलाते हैं। देखिए, जो संघ की जो विधायिका होती है ना, संसद, इस संसद को हम केवल संसद में आप ये देखते हो कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा, केवल इतने से नहीं होता। राज्यसभा, लोकसभा और एक चीज और याद रखनी है आपको, राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। और यहीं पे आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि आपको पता होगा आपने चैप्टर में, जब आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो बताया था मैंने आपको कि कानून का निर्माण कैसे होता है। मान लो कानून पहले विधेयक को पहले राज्यसभा में लाया गया, यहाँ पे मंजूरी मिल जाती है तो फिर विधानसभा में जाता है, उसके बाद वहां से भी मंजूरी मिलती है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ये प्रोसेस बताया था, तो उसी के आधार पे आप ऐसे याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं कि संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। और ये जो संसद होती है इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर क्या होती है? संघ की विधायिका कहलाते हैं। और राज्यों की विधायिका जो है इसको विधानसभा या विधानमंडल कहते हैं। और जहाँ पे 2 सदन वाली विधायिका होती है उसे विधान परिषद भी होती है, वहाँ पे उसे विधान परिषद भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विधायिका आपको समझ में आ गया होगा, इसका काम क्या है? कानून को बनाना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। संसद, संसद में आपका लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में क्या होता है? इसके जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं, जिसे हम लोकसभा सांसद कहते हैं, ये सांसद जनता के द्वारा डायरेक्ट मतलब चुन के आते हैं। जैसे मान लो लोकसभा के चुनाव है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, जो खड़ा होगा चुनाव में, तो उसको क्या करेंगे? जनता डायरेक्ट वोट करके आएगी। ठीक है, डायरेक्ट वोट करते हैं हम उसको। लेकिन जो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उसको हम डायरेक्ट वोट नहीं करते। उसको क्या, कौन जिता, इनको कौन जिताएगा? राज्यसभा में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको हमारे द्वारा जो एमएलए बनाए गए होते हैं वो एमएलए वोट करते हैं राज्यसभा के सांसद के लिए। तो इसीलिए इसको हम अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। ठीक है, जहां पे हम डायरेक्ट वोट करके सांसद को बनाए वो तो हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। और जहां पे हम वोट ना दे बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए एमएलए वो वोट देकर जिताएं इनको, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। तो ये भी बेसिक चीज है, इसे याद रखना। आगे देखते हैं। विधायिका सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र होता है, क्योंकि जो भी राजनीतिक फैसला होता है वो विधायिका के जरिए ही होगा। ठीक है, सदन में आप देखते हो, आपने टीवी में देखा होगा, लोकसभा राज्यसभा में वहाँ पे बहस होती है, चर्चाएं चलती हैं।
ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि विरोध में वो छोड़कर चले जाते हैं, विरोध चलता है, प्रदर्शन चलता है, सर्वसम्मति होती है, कई मुद्दों पे सभी सहमत भी हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, कहीं पे सहयोग दिखता है, कहीं पे विरोध दिखता है, तो ये चीजें इसको जीवंत बनाए रखती है विधायिका को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन चैप्टर की वीडियो देख लेना। आगे जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सारे बिल्कुल आसान है, एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा समझने वाला था। आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? तो लोकसभा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? तो सभी राज्यों में नहीं है, ये याद रखना, कुछ ही राज्य हैं जहाँ पे है। तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर में भी होता था। ठीक है, तो इस तरीके से अभी 6 राज्य थे, फिर एक जुड़ गया था, 7 हो गए थे, फिर एक हटा दिया तो 6 हो गए। तो यानी अभी ये जो मेन है आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, ये मेन राज्य हैं। अब द्विसदनीय विधायिका का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे कि सभी राज्यों में एक विधानसभा होती है, सभी राज्यों में। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि राज्यों में विधानसभा होती है, तो इन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद भी है। तो यहाँ पे विधानसभा का जो कार्य है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि कुछ काम जो है वो विधान परिषद में बढ़ जाता है। तो 2 सदन होते हैं। ठीक है, तो इसको द्विसदनात्मक या द्विसदनीय विधायिका या विधानसभा, विधानमंडल, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विसदनात्मक विधायिका किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका होती है उसे एक को विधानसभा कहते हैं, दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किसी एक न्यायिक कार्य का उल्लेख करो। तो जैसे राष्ट्रपति जो होता है उस पर महाभियोग लगाना, ये भी न्यायिक कार्य हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के कौन से 3 सत्र हैं? तो आपने बजट सत्र पढ़ा होगा, ठीक है, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र हैं। पहला जैसे बजट हो गया, दूसरा मॉनसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। अब ये आपको याद रखना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपको याद होना चाहिए, बजट, मॉनसून और शीतकालीन, ये 3 सत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधायिका का कोई एक फायदा बताओ। तो एक फायदा तो यही है, जैसे मान लो जहाँ पे एक सदनीय विधानसभा होती है वहाँ पे विधेयक होता है, उस पर चर्चा होती है एक बार में, लेकिन जहाँ पे 2 सदनीय विधायिका होती है वहाँ पे एक बार विधानसभा में भी चर्चा होती है और फिर विधान परिषद में भी चर्चा होती है, यानी विधेयक पे पुनर्विचार भी किया जाता है। तो ये एक फायदा आप मान सकते हो इसे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियों का उल्लेख है? तो 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो संघ सूची होती है इसमें वो विषय होते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे केंद्र की सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें राज्य की सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और संवर्ती सूची में ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही चाहे तो सरकार बना सकते हैं, सॉरी दोनों ही सरकारें चाहें तो कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जैसे मान लो केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया या राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, इनके बीच में विवाद हो जाए, ठीक है, विवाद हो जाए तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ जो कानून होता है वो मान्य होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय नियंत्रण के किन्हीं 2 साधनों का उल्लेख करो। तो संसद को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? प्रश्नकाल, प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है? तो इसमें यह प्रावधान है कि राज्य सूची के जो विषय हैं इस पर यदि परिवर्तन करना हुआ ना तो राज्यसभा की सहमति लेनी जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 312 में ये बात है कि राज्य सूची के अगर किसी विषय को बदलना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो राज्यसभा की जरूर सहमति लेनी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट था ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई एक तर्क प्रस्तुत करो, कोई एक लॉजिक बताओ जिससे राज्यसभा की प्रासंगिकता का महत्व पता चलता हो, यानी इसका महत्व बताना है हमें। तो देखिए राज्यसभा जो सदन है इसमें विधेयकों पर पुनर्विचार करता है। ठीक है, विधेयकों पर पुनर्विचार होता है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ये। तो ये 2 पॉइंट हो गए, वैसे तो इसमें से कोई एक बता सकते थे आप, तो ये है। यानी कि देखो जैसे मान लो कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया है, ठीक है, वहां पे उस पर चर्चा होगी, बहस होगी और वहां पे वोटिंग होगी। अगर वो मान लो वहां पे पास हो जाता है तो फिर वो राज्यसभा में दोबारा से जाता है, दोबारा चर्चा होती है, यहाँ पे दोबारा से बहस होती है, यानी हम कह सकते हैं कि पुनर्विचार करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, दूसरा ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी अच्छा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को, कोई भी सामान्य विधेयक है उसको अपने पास कितने समय तक रख सकती है? मैक्सिमम। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 6 महीने तक रख सकती है, इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है कि द्विसदनीय विधायिका के पक्ष में आपको दो तर्क बताने हैं। दो सदनीय विधायिका के क्या फायदे हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये आप ये कह सकते हो कि पुनर्विचार का मौका मिल जाता है वहां पे किसी मुद्दे पे जो अभी तक हम बात करते आए हुए हैं। एक फायदा ये हो जाता है कि समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिल जाएगा जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका होती है। फिर क्या है कि दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार को कम कर देता है। अब जान लो जहाँ पे मान लो एक ही विधायिका है यानी विधान सभा है, तो उस पर काम का लोड जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन मान लो अगर वहाँ पे विधान परिषद भी है तो उसका लोड थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं हम कार्यभार को कम कर देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या बताइए। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 जो है 238 ये तो आपके राज्यों से होंगे, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, वो कलावाला के क्षेत्र से हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने तरफ से उसको मनोनीत कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की सदस्य संख्या बतानी है आपको। तो लोकसभा में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, एक बार आप पूरा स्ट्रक्चर समझ लो। 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से होंगे, 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, और 2 सदस्य जो है ये एंग्लो इंडियन जो क्या होंगे, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। तो कुछ इस तरीके से है। तो ये तो होता है इनका फॉर्मूला। ठीक है, पूरे मतलब 552 अगर सदस्य होते हैं तो 2 एंग्लो इंडियन होंगे राष्ट्रपति वाले, और 530 ऐसे होंगे। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें ना तो सदस्य 545 होते हैं। ठीक है, इसमें से कैसे कैसे होंगे? 530 जो होंगे ये तो राज्यों से होंगे, यानी बाकी सीटें खाली रह जाती है। ठीक है, इतनी रखते हैं 545 वर्तमान में। लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो 552 मैक्सिमम हो सकती है, तो 530 में से। ठीक है, और बाकी के जो 13 होंगे ये कहाँ से होंगे? ये केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। और जो 2 होंगे ये कहाँ से होंगे? ये आपके जो एंग्लो इंडियन होंगे ये। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या ये भी याद रख सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दोनों बता दिया। बुक में आप पढ़ोगे तो आपको कई जगह पे ये मिलेगा, और वर्तमान की स्थिति देखें तो कई जगह पे आपको ये मिलेगा। तो दोनों आप समझ लें बस फॉर्मेट को। ठीक है, पेपर में आता नहीं है क्वेश्चन, ऐसे तरीके से पूछे नहीं जाते। मैंने आपको थोड़ा डीप बता दिया, पर ऐसे नहीं आते क्वेश्चन। आगे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में आपको अंतर बताना है। तो देखिए, अभी तक आपने लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ लिया है तो आपको बेसिक अंतर तो पता लग गया होगा। देखिए, दोनों ही क्या है? संसद के सदन है। अब लोकसभा के बारे में देख लेते हैं और राज्यसभा को देख लेते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखो। इसके जो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं? डायरेक्ट वोट करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग करते हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। बट यहाँ पे अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी यहाँ पे हम वोट नहीं करते बल्कि हमारे द्वारा जिताए हुए जो एमएलए हैं वो वोट करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। देखिए, लोकसभा का अगर कोई सांसद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 25 मिनिमम है। 24 साल का होगा तो वो नहीं दे लड़ सकता चुनाव। ठीक है, यानी 25 से कम नहीं होनी चाहिए। 26, 27, 28, 29, 30 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम की एज नहीं है, लेकिन मिनिमम वाली 25 होनी चाहिए, यह याद रखो। और अगर यही राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा तो फिर उसके लिए मिनिमम जो है वो 30 साल होनी चाहिए। तो ये अंतर है इसके बीच में। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, ये याद रखिए। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हर 2 साल के बाद जो 1/3 एक तिहाई जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये थोड़ा बेसिक सा था, आप इसमें देख लो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सदस्य वगैरह के बारे में जो क्वेश्चन बताया था बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछते हैं, तो आपको बता दिया है, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है कि विधायिका सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी विधायिका जो है वो सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र। क्या ये सही है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सारे काम जो होते हैं, सारी पॉलिसी वॉलिसी जो भी आती है, जो कानून वगैरह बनते हैं, वो कहीं ना कहीं विधायिका से होकर ही गुजरते हैं। तो ये महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए कानून बनाना, ये संसद में विधायिका में ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बजट पारित करना ये भी यहीं पे होता है। ठीक है, सरकार पे नियंत्रण भी संसद के द्वारा रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे विपक्ष होता है, और सरकार के द्वारा अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो इनको लगता है कि भाई जनता के खिलाफ है, तो यहाँ पे ये हंगामा भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं नियंत्रण रखते हैं। इसके बाद है संविधान में मान लो संशोधन करना है, मान लो लगता है कि भाई कोई चीज़ बदलनी है या कानून में कुछ नया लाना है, तो संशोधन भी यहीं पे होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि विधायिका जो है वो सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है इसका।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो ये योग्यता होना चाहिए कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा कि उसकी मिनिमम आयु जो है, ये मिनिमम है आयु, ये नहीं कि कोई 30 साल का है तो वो लड़ नहीं सकता चुनाव, नहीं, 25 से कम नहीं होना चाहिए। याद रखिए, मिनिमम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 साल का वो होना चाहिए। ठीक है। पागल ना हो वो, दिवालिया बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए वो। इसके बाद है कि किसी लाभ पद यानी कोई सरकारी पद पे ना हो उस टाइम पे। तो ये चीजें हैं, ये 4 पॉइंट है जो बिल्कुल आपको याद रखने हैं, पेपर में आता है ये। भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई 4 चरण बताइए। तो देखिए, स्टेप बतानी है, तो स्टेप मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप याद रखिए। देख लीजिए, मान लो कोई कानून बनाना है, तो जिस विषय पे कानून बनाया जाता है उस पर चर्चा वगैरह होती है। ठीक है। जो उसका प्रारूप होता है वो विधेयक कहलाता है। विधेयक का मतलब है कानून का प्रारूप। ये विधेयक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब ये कानून बना नहीं है। फिर इस विधेयक को लाया जाता है, आप समझते जाओ, जो जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इस विधेयक को लाया जाएगा। मान लो पहले लोकसभा में लेकर आ गए। ठीक है। जरूरी नहीं है लोकसभा में लाना, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। मान लो पहले लोकसभा में लाए और यहाँ पे इस पे चर्चा हुई, बहस हुई और इस पे समर्थन मिला, स्वीकृति मिली, इसको पास कर दिया लोकसभा से। फिर वो जाएगा, अगला स्टेप जो हो जाएगा वो दूसरे सदन में जाएगा, यानी अब कहाँ पे जाएगा, वो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है। राज्यसभा में फिर उस विधेयक पे चर्चा होगी। देखिए, विधेयक कहेंगे हम इसे, कानून नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है। जब ये राज्यसभा में, फिर से वही जो प्रोसेस लोकसभा में हुई थी वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी। अगर यहाँ से भी पास हो जाता है तो फिर वो आगे जाएगा। फिर आगे किसके पास जाएगा, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है। राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको देखेगा, अगर उसको लगता है भाई सही है, सहमति देनी है, तो वो सहमति दे देता है, सिग्नेचर कर देता है, तो वो कानून बन जाएगा। ठीक है। अब अगर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए तो ये बन जाएगा कानून। यानी विधेयक कैसे कानून बनता है, तो इस प्रोसेस से होके गुजरता है। तो ये है, यही आपको इस आंसर में बताना। अब समझा देता हूं। देखिए, कानून बनने की प्रक्रिया में विधेयक को कई अवस्थाओं से यानी कई स्टेप से गुजरना होता है। प्रस्तावित कानून का जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, वो विधेयक कहलाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। विधेयक संसद के किसी भी सदन में, मान लो लोकसभा में लिया है या राज्यसभा में लिया है, कहीं पे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आपको नोट करना है, ये आपको लाइन अलग से मैंने स्टार करके लगा रखी है, ये लाइन आपको याद रखना है कि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। धन विधेयक, अगर मान लो वो धन विधेयक है तो वो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले लोकसभा में आएगा। यहां से पास होने के बाद फिर वो आगे राज्यसभा वगैरह में जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखो, जब सदन में विधेयक पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है। जैसे मान लो पहले वो लोकसभा में लाए थे, यहां से पास हो गया, तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, यानी दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरे सदन में भी अगर मान लो विधेयक पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, अभी हमने पढ़ा था। और राष्ट्रपति के भी मान लो स्वीकृति मिल जाती है, सिग्नेचर हो जाते हैं, तो फिर वो कानून बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेप इस तरीके से लिखना था। अगला है कि संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो देखिए, कानून बनाना, कार्यपालिका पे नियंत्रण रखना, वित्त कार्य जैसे बजट पारित करना, ये सारा काम है। संविधान में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करना, ये भी संसद का ही काम होता है। बहस का मंच, ठीक है, विभिन्न नेता मुद्दों को लेकर बहस करते हैं, मंच प्रदान करता है, ये भी संसद में होता है। जनता का प्रतिनिधित्व करती है संसद, विधायिका हमारी। विदेश नीति पे नियंत्रण, ये सारे के सारे पॉइंट है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप। अगला क्वेश्चन, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है। तो देखिए, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है, इसलिए ये भी अच्छा पॉइंट है। लोकसभा अधिक लोकप्रिय सदन भी है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर क्या है, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं यहाँ पे। राज्यसभा में क्या होते हैं, इनडायरेक्ट, यानी कि एमएलए के द्वारा चुने हुए, तो ये भी पॉइंट है। इसके अलावा क्या है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राज्यसभा के प्रति नहीं है वो उत्तरदायी, ये याद रखना। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव वगैरह लाया जा सकता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे काम रोको, बहस, चर्चा, विरोध, हर तरह की चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए लोकसभा को अगर हम देखें तो ये कार्यपालिका को अच्छे तरीके से नियंत्रण कर सकती है। नेक्स्ट है कि लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं, बल्कि जन भावना और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही तो होते हैं। यहाँ पे जनहित में ही तो कानून बनाया जाता है, जनता के हित के लिए। जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं से परिचित होते हैं ये लोग। ठीक है। और फिर उनके मुद्दों को रखते हैं, और ये चुनाव के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेहिता भी है, क्योंकि अगर मान लो किसी ने अच्छा काम नहीं किया तो फिर 5 साल बाद जब चुनाव दोबारा होंगे तो जनता नहीं देगी उनको वोट, हरा देगी उनको। तो इसलिए
जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लास 12th का टेलीग्राम ग्रुप है, क्लास 11th के टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाएं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप क्लास 11 ESP सर्च करोगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।